नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो कक्षाएं चल रही थी उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा महाधिवक्ता के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इनकी अगर बात करी जाए तो इनका जो वर्णन है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है ये अध्याय 5 के अनुच्छेद 148 के अनुसार किया गया है। क्या कहा गया है? अध्याय 5 एवं अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी महालेखा परीक्षक की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 148 में कही गई है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का मतलब है कि मान लो कि राष्ट्रपति जी ने एक ऐसे व्यक्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जिनकी 3 साल बाद या 4 साल बाद आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी। तो जब वो 65 वर्ष की उनकी आयु पूरी हो जाएगी तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उसके पहले अगर मान लो कार्यकाल इनका कितना होता है तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर 6 वर्ष के पहले ही उनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो गई है तो भी उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और अगर उनकी 65 वर्ष उम्र पूरी नहीं हुई है तो वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उनमें उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस वाले पॉइंट में ये बात कही गई है। अगला पॉइंट कहता है कि ये भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। कौन सी रिपोर्ट? तो वो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा हो सभी व्यय संबंधी लेखाओं के लेखा जोखा का परीक्षा करते हैं और इसी परीक्षण की रिपोर्ट केंद्र की है तो राष्ट्रपति को, राज्य की है तो संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं। इनका वेतन कहाँ से मिलता है? तो इनका वेतन जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इन्हें कितना वेतन दिया जाएगा। संविधान में इनके वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये संसद तय करती है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 148 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे तथा ये अपने पद से केवल इस रीति एवं आधारों से हटाए जाएंगे जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कदाचित अगर इनको बीच में हटाने का मशवरा बनता है, प्रावधान बनता है, तो वो उसी प्रावधान से हटाए जाएंगे जिस प्रावधान से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 148 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 148 के सब आर्टिकल 4 में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के बाद में भारत सरकार के या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर कार्यरत होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 149 में कहा गया है 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो 48 यानी 148 और 149 जो आपका आर्टिकल है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होता है। इसके बाद में अनुच्छेद 151 के सब आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखन संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। ये बात कही गई है आर्टिकल 151 के सब आर्टिकल 1 में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 151 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखन संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। यानी अनुच्छेद 151 1 में
राष्ट्रपति वही काम करेंगे और अनुच्छेद 151 के सब आर्टिकल 2 में राज्यपाल का वही कर्तव्य होगा जो राष्ट्रपति रिपोर्ट लेने के बाद में संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। इधर राज्यपाल को जब रिपोर्ट मिलेगी तो वो विधानमंडल के दोनों, अगर 2 सदन है तो दोनों सदन में और 1 सदन है तो 1 सदन में रखवाएंगे, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। वो 3 लेखा कौन से हैं? पहला है वियोग लेखनों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षा की रिपोर्ट, तीसरा है सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति इनको यानी ये 3 रिपोर्टों को दोनों सदन के सभा पटल पर रखवाते हैं। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। लोक लेखा समिति में 15-7 मेंबर होते हैं। ये लोकसभा से होते हैं 15 और ये राज्यसभा से 7 होते हैं। ये दोनों मिला के 22 होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। वो 22 मेंबर इस रिपोर्ट की जांच करते हैं और इसके निष्कर्ष से संसद को अवगत कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई पूरी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये याद रखिएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा पॉइंट है वो व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की परीक्षा करते हैं। तीसरा है वो भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करते हैं। चौथा है राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करते हैं। 5वां पॉइंट है कि वो सरकारी कंपनियों एवं निगमन की लेखा परीक्षा एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये उनके 5 कर्तव्य हमने पढ़े। आगे देखते हैं कि लोक लेखा समिति की कार्यवाही मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। यानी लोक लेखा समिति जिसमें 15-7 मेंबर होते हैं की जो कार्यवाही होती है, उसकी जो मध्यस्थता होती है, उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इसके बाद में इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक माने जाते हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। ये जो आपका पॉइंट है इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ये हो सकता है कि इसी तरह से आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगले उसकी तरफ चलते हैं तो हमें महान्यायवादी को देखना है। महान्यायवादी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महान्यायवादी का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी जिसे महान्यायवादी बनाया जा रहा है उसके लिए शर्तें एवं अहर्ताएं क्या हैं, तो वो भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वो उच्च न्यायालय में जज के पद पर 5 साल रहा हो या वकील के पद पर 5 साल रहा हो या ना भी रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति को लगता हो कि इसमें न्यायिक मामलों की जानकारी है इसे और ये न्यायिक मामलों के क्षेत्र में एक योग्य व्यक्ति है, तो उसे भी वो महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। आहरित का मतलब कि उच्चतम न्यायालय
के जो न्यायाधीश के समान योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 76 के 2 में कहा गया है कि महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे। यानी राष्ट्रपति जी जो काम दे वो महान्यायवादी करे और राष्ट्रपति को सलाह दे, लेकिन महान्यायवादी राष्ट्रपति पर या मंत्रिमंडल पर अपनी सलाह थोप नहीं सकता, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 76 का सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76 के सब आर्टिकल 4 में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और महान्यायवादी को कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारण भी राष्ट्रपति जी द्वारा ही तय किया जाता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा तो होती है, लेकिन उन्हें वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों बातों में जो डिफरेंस है वो आप याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं और सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो जो महान्यायवादी की हेल्प करते हैं उन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल। आगे बढ़ते हैं, महान्यायवादी के कर्तव्य और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो वो कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वो संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करते हैं। इसके बाद में वो भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। अगला पॉइंट है कि जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है वो अपनी राह से सरकार को अवगत कराते हैं। यानी कि जो विधि अधिकारी है ये भारत सरकार का सलाहकार भी माना जाता है। अगला टॉपिक है महान्यायवादी के अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो कर्तव्यों के निष्पादन में वो भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। इसके बाद में अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के दोनों सदनों उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार और तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, दोनों सदनों की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर बात फंस जाए और वहां पर मत करवाने की बात आ जाए कि इस किसी भी विषय पर बात ना बने और वहां पर मत करवाने की बात आ जाए तो वहां पर जो महान्यायवादी है वो वोट नहीं कर सकते किसी को, बाकी बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है अनुच्छेद 165 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 165 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। उच्च न्यायालय की क्यों? क्योंकि राज्य की बात हो रही है। महान्यायवादी में केंद्र की बात थी, तो उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय का, और उच्च न्यायालय के किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे महाधिवक्ता बनाया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 165 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है
कि यह का मतलब महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। प्रथम महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं। दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।